मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस थ्रू थ्री वेज। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन बाय हीट, सेकेंड photolytic decomposition by sunlight, and the third one is electrolytic decomposition with the help of electricity। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वाटर के अक्रॉस तो वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बेसिस पे एग्जाम में कई बार एक्टिविटी पूछी जाती है और उसी एक्टिविटी को आज हमने डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज लिक्विड, सो लिक्विड लिख दिया। यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस हुई, सो वी विल राइट गैस। सबसे पहले हमें समझना है इसका बेसिक एपरेटस, और इसके बेसिक एपरेटस के लिए हम सबसे पहले एक इन्वर्टेड बीकर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। बीकर बनाएंगे एक, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स रहती हैं। सो दिस इज बेसिकली अ बीकर, और इस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स, इन्वर्टेड बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स this is electrode number 1 and this is electrode number 2. So these are the two electrodes. तो इसके अंदर हमने दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगाई हैं। सो these are the inverted टेस्ट ट्यूब्स, और इसको हमने फिल कर दिया है वाटर के साथ। अब होगा क्या, जैसे हमने इसको फिल किया वाटर के साथ और इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट किया, तो यहां पे पॉजिटिव है, सो दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, एनोड, एनोड, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड। दिस इज पॉजिटिव एनोड एंड दिस इज कॉल्ड एज कैथोड। अब इसके टेस्ट ट्यूब्स दो लगा दी और नीचे से सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो वाटर है ये टूट जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम इसमें वाटर फिल करते हैं वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। पूछा जाता है क्यों? द रीजन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और क्योंकि ये गुड कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाएगी और हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से फैसिलिटेट होगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस प्रोसीड होगी, जब हमने H2SO4 डाला उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई और ये पूरा प्रोसेस ऑपरेट होगा, तो दो तरीके की गैसेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कलेक्ट होंगी। हाइड्रोजन हमारे पास कलेक्ट होगी कैथोड पे और ऑक्सीजन हमारे पास कलेक्ट होगी एनोड पे। याद रखने का तरीका है, हाइड्रोजन दैट इज कैथोड और ऑक्सीजन एनोड। तो ये जो O वर्ड है यहां से आपको याद रखना, और कैथोड में H वर्ड है तो यहां से आपको हाइड्रोजन याद रखना है। और वैसे भी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके H पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव है, कैथोड इज नेगेटिव, तो उसकी तरफ भी अट्रैक्शन होती है। तो आपको याद रखना है कैथोड एट हाइड्रोजन, एनोड एट ऑक्सीजन। अब एक क्वेश्चन पूछा, ऑक्सीजन एट एनोड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेशियो होती है गैसेस की, क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस होता है। गैसेस का रेशियो आता है 1:2। मतलब जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, हाइड्रोजन होगी, वो ट्वाइस होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्यों? उसका रीजन ये है, वाटर की जो कॉम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन की, उसमें आपको कितने एटम दिख रहे हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। दैट्स वाई हमें यही रेशो ऑब्टेन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद। यानी कि जो हाइड्रोजन है हमें ज्यादा मिलेगी 2 पार्ट, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें 1 पार्ट मिलेगी और हाइड्रोजन जो है वो 2 पार्ट मिलेगी। तो यहां 2 पार्ट और 1 पार्ट मेंशन नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर समझने के लिए
नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस की टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच वन एटम डिस्प्लेस another atom from a given compound. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। ए बी को सी के साथ रिएक्ट करवाया तो सी ने क्या किया, सी ने बी को हटा दिया और खुद ए के साथ लग गया, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को। अब डिस्प्लेस करने के लिए क्या जरूरी है कि कोई एटम दूसरे एटम से अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चेयर पे बैठे हो और सडनली कोई सीनियर पर्सन वहां पे आता है, तो सीनियर पर्सन के पास कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी कि वो आपको वहां से हटा सके। पर अगर आप उस चेयर पे बैठे हो और आपके पास कोई छोटा बच्चा आता है जो आपको लगता है आपसे कम पावरफुल है, तो आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टिविटी और पावर के ऊपर। तो कोई एटम जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, अब आगे रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको पता चलेगा आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस वजह से ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना लिया। ये एक एक्टिविटी भी है जिसमें हम आयरन नेल को डिप करके रखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, जब आयरन उसके साथ रिएक्ट करती है तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और ब्लू कलर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड इनसाइड इट। जब आयरन नेल डालेंगे तो रिएक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट के कारण फेरस सल्फेट बन जाएगा। सिमिलरली CuSO4 की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं Zn के साथ तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, जहां पे CuSO4 अगेन कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब आपको देख के पता चल रहा है जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, विच मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन अगर यही रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या ये रिएक्शन होती, तो आंसर आता नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एक एटम को दूसरे को डिस्प्लेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। इफ वन एटम इज मोर रिएक्टिव देन अनदर, देन ओनली डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, अदरवाइज नो डिस्प्लेसमेंट विल अकर। तो एक एटम दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है। सो